दो गलतफहमियां काफी मशहूर हैं, एक कि मैगी 2 मिनट में बन जाता है, और दूसरा अगर आपका 11th खराब है तो आप 12th में अच्छा कर लेंगे। 11th फिजिक्स अगर किसी बच्चे का खराब है तो 12th फिजिक्स को वो चाह करके भी अच्छा नहीं कर सकता है। तो आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि 12th शुरू करने से पहले आपको 11th के वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो 100% कर ही लेना चाहिए, ताकि आपका 12th का सिलेबस एकदम स्मूथली चले। हालांकि 11th के सिलेबस की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर टोटल लगभग 18 चैप्टर्स होते हैं। 18 के 18 चैप्टर्स 12th में काम नहीं आते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम जेई और नीट की अगर बात करेंगे तो सारे चैप्टर्स पर बहुत बेहतर कमांड होना चाहिए, तो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एक रास्ता निकालते हैं कि मेरा पूरा 11th अच्छा नहीं है, फिर भी हम 12th के सिलेबस को कायदे से पढ़ के और 11th के कुछ सेलेक्टेड सिलेबस को कायदे से पढ़ के ना सिर्फ बोर्ड में, बोर्ड के साथ साथ इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस यानी जेडबलई और नीट में भी अच्छा कर लें, या इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज के लिए सीयूईटी या कुछ अलग अलग एंट्रेंसेज होते हैं उनमें भी अच्छा कर लें, तो 11th के टोटल 24 ऐसे टॉपिक्स हैं, 24 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको कर ही लेना चाहिए। यानी मेरी बात बहुत अच्छे से समझना, इन दो गलत फहमियों को दूर करो कि 2 मिनट में मैगी बन जाएगा और तुम्हारा 11th खराब है तो तुम 12th फिजिक्स में अच्छा कर लोगे। 11th फिजिक्स के 24 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप 12th फिजिक्स को स्मूथली करते हुए बोर्ड के साथ साथ जेई हो या नीट हो या सीयूईटी जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में अच्छा कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको करना ही करना चाहिए। 11th अगर बर्बाद है तो 12th को आबाद करना होगा। और इस सिलसिले में अगर हम लोग चैप्टर वाइज बात करें तो टोटल 24 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग या डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि हम लोग 11th की खराबी को 12th में खराब ना होने दें। मतलब 12th के सिलेबस को हम कायदे से पढ़ सकें। कहते हैं कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, तो फायदे में रहने के लिए इन टॉपिक्स के बारे में जानना बड़ा ही जरूरी है, बड़ा ही अहम है। अगर हम बात करें पहले चैप्टर की, फिजिकल वर्ल्ड की, जो हमारे एनसीईआरटी 11th में होता है, तो उसका कोई रेलिवेंट सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर वो आपको नहीं भी आता है तो बड़े आराम से आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरे चैप्टर में चलें, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, तो वहां से हमको डायमेंशनल एनालिसिस आना चाहिए। डायमेंशनल एनालिसिस के अलावा थोड़ा बहुत अगर एरर आता रहेगा तो ओके ओके है, नहीं भी आता रहेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको यूनिट एंड डायमेंशन का हो गया। मतलब यूनिट्स एंड डायमेंशन से आपको डायमेंशनल एनालिसिस और एरर के बारे में हल्का फुल्का बेसिक आना चाहिए, ठीक है। फिर अगर हम लोग वेक्टर चैप्टर की बात करें तो वेक्टर में से वेक्टर का बस 2 टॉपिक अगर आपका क्लियर है तो 12th फिजिक्स में आप कहीं नहीं अटकोगे। पहला है एडिशन और दूसरा है वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन। वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, वेक्टर का कंपोनेंट कैसे लिया जाता है, कैसे कॉस और साइन कंपोनेंट में लेते हैं, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के आधार पर हम क्लास 12th के पहले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझते हैं। दूसरे चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में, हर चैप्टर में एक दो ऐसा फॉर्मूला है। जब हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं तो बायोट सावर्ट लॉ पढ़ते हैं, वहां पर क्रॉस प्रोडक्ट का यूज है। उसके बाद जब हम लोग क्लास 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, वहां करंट डेंसिटी पढ़ते वक्त डॉट प्रोडक्ट का यूज है। और भी कई सारे चैप्टर्स हैं, जैसे मैग्नेटिज्म चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट का यूज है। तो वेक्टर चैप्टर से 2 टॉपिक है जो कि आपको आना चाहिए, तभी आप बहुत सारे चैप्टर्स में अच्छा कर पाओगे। डायमेंशनल एनालिसिस तो इसलिए भी जरूरी है कि सारे चैप्टर में आप बोर्ड एग्जाम की भी बात करोगे तो कुछ ऐसे क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशन लिखने के लिए आता है, तो डायमेंशन लिखना तो आना ही चाहिए। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और इसके अलावा डिफरेंशिएशन में कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा होता है। आप जब डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, अगर आपने डिफरेंशिएशन को पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन को पढ़ा होगा, तो डिफरेंशिएशन में कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा आता है, जिसका यूज क्लास 12th के पहले चैप्टर में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए सारे चैप्टर्स पार्ट 1 में, क्लास 12th के पार्ट 1 के लगभग जितने भी चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में अगर आप न्यूमेरिकल्स बनाना चाहोगे ना, तो न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा। फॉर्मूला रट लेने भर से न्यूमेरिकल नहीं बनता, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। तो डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन के साथ कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, ये हो गया। उसके बाद आप इंटीग्रेशन देख ही रहे हो, यहां लिखा ही हुआ है, इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन के अलावा
लगभग 12th के सारे चैप्टर्स में, पार्ट 1 के सारे चैप्टर्स में स्लोप और इक्वेशंस की ग्राफिकल एनालिसिस, इन तीन चीजों का यूज होता है। तो पूरे 11th के सिलेबस में से ये जो मैथमेटिकल टूल्स है, मैथमेटिकल टूल्स को मैं वीवीआई कहूंगा, इसको मैं वीवीआई कहूंगा क्लास 12 के फिजिक्स के लिए। तो मैथमेटिकल टूल्स हमारा काफी स्ट्रांग होना चाहिए, लाइक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। देखो ये पढ़ाया 11th में लगभग सारे बच्चों को जाता है, लेकिन 11th में 90% बच्चे उतने अलर्ट नहीं होते हैं, बहुत सारे बच्चे रेगुलर नहीं रह पाते हैं, बहुत सारे बच्चों को बहुत अधिक बैकलॉग्स आ जाते हैं, कुछ बच्चे ऑनलाइन के चक्कर में रह करके क्लास नहीं करते हैं, उनका क्लास वहां पर तो होता है लेकिन उनका वीडियोस पेंडिंग में चला जाता है, और बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते हुए भी रेगुलर क्लास नहीं करते हैं। 2023-24 में तो बिहार बोर्ड में के पाठक ने एक रूल निकाल दिया कि इतने से इस ड्यूरेशन में कोचिंग नहीं चलेगी, उस चक्कर में बहुत सारे बच्चे 11th की पढ़ाई बीच में ब्रेक कर लिए। जो भी रीजन हो, अगर आपने 11th में मैथमेटिकल टूल्स को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो बेटा 12th स्टार्ट करने से पढ़ लो इसको। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप 12th फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बनाओ। आजकल बोर्ड का भी ट्रेंड चेंज हो रहा है, बोर्ड में भी न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, तो मैथमेटिकल टूल्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की बात कर लो उसके लिए। अगले टॉपिक पर हम लोग अगर चलें तो काइनेमैटिक्स से हमको 3 टॉपिक्स को बस ध्यान पे रखना है। एक तो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हो गए वो, दूसरा 2D मोशन में कैसे हम लोग एक्स और वाई कंपोनेंट में चीजों को ब्रेक करते हैं। बाबू मेरे क्लास 12th में मेरे भाई मैं आपको पढ़ाऊंगा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, एक टॉपिक बनता है मैग्नेटिज्म चैप्टर में, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन एक टॉपिक बनता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। वहां पर ये दोनों ही टॉपिक्स आपको काम देंगी। मैग्नेटिज्म में चार्ज पार्टिकल के मोशन को समझने के लिए, हेलिकल मोशन को समझने के लिए, सर्कुलर मोशन को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको 2D मोशन का एनालिसिस और इक्वेशन का एनालिसिस आना चाहिए। ये दोनों टॉपिक कहां से बिलोंग करते हैं बच्चे? ये बिलोंग करते हैं काइनेमैटिक्स से। तो काइनेमैटिक्स तक में ही इतने चैप्टर्स हैं, या इतने टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स नहीं टॉपिक्स हैं, जो आपको अगर आता रहेगा तो 12th फिजिक्स आपका बड़ा स्मूथ जाएगा, नहीं तो आप स्ट्रगल करते रह जाओगे। आगे अगर चलें, कहानी को अगर आगे बढ़ाते हैं तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, या जिसको आप मैकेनिक्स बोलते हो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में से आपको क्या क्या चीज आनी चाहिए? पहले तो जनरल कैटेगरी ऑफ फोर्सेज जो है, मतलब जितने भी मेजर टाइप के फोर्सेज हैं, मैंने क्लास में ट्रिक बताया हुआ है ना आपको, वो थोड़ी क्यूट सी थी, वेट, कॉन्टैक्ट फोर्स, टेंशन, तमाम चीजों के बारे में। तो उन फोर्सेस का भी यूज होता है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का यूज होता है। इसके अलावा कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में अगर है तो इक्विलिब्रियम का यूज, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये 3 चीजें हम लोगों को मिल रही है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से, और इनका यूज भर भर के है 12th में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटोस्टैटिक्स में, पार्ट 1 में ही इनका यूज है। क्लास 12th का जो पार्ट 2 होता है ना, वो इंडिपेंडेंट है, वो एक्चुअली केमिस्ट्री से लिंक है। क्लास 12th के पार्ट 2 में आपको पढ़ने को मिलता है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, एटम्स के बारे में, न्यूक्लियाई के बारे में, और मॉडर्न फिजिक्स की चीजें हैं, सेमीकंडक्टर वगैरह है। तो क्लास 12th में जो मेन जड़ है ना समस्या, वो पार्ट 1 में ही है। पार्ट 2 इंडिपेंडेंट है क्लास 11 से। मतलब मेरे भाई क्लास 12th में तुम्हें 2 किताबें पढ़नी होती हैं फिजिक्स की, एक तो पार्ट 1 और एक पार्ट 2। तो पार्ट 2 का 11 से लगभग कोई लिंक नहीं तुम मान सकते हो, पूरा इंडिपेंडेंट है। लेकिन पार्ट 1 में अगर तुम्हें न्यूमेरिकल्स करने हैं तो वहां पर फोर्सेस के बारे में बड़ा डिटेल में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो वहां पर नॉलेज होना आपका रिक्वायर्ड है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के इन 3 चीजों का। जब आप वर्क एनर्जी पावर पढ़ते हो तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जाता है। आपको कंजर्वेटिव फील्ड क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ाते हैं। जब तुम चैप्टर 1 पढ़ोगे ना क्लास 12 का, तो क्लास 12 के चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ोगे, चैप्टर 4 में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ोगे। इन सब का नेचर होता है कि ये कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। इसका बेसिक तो 11th में ही पढ़ा दिया जाता है। तो 12th में टीचर क्या बोलता है कि ये आपने 11th में पढ़ा होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? 11th में आप पढ़े हैं घंटा, तो आप वहां पर टेंशन में आ जाते हैं। तो 12th शुरू करने से पहले इन चीजों को पढ़ना बड़ा जरूरी है, एकदम जरूरी है। अगर आप इतना पढ़ लेते हो, टीचर कितना भी बोल दे ये आपने 11th में पढ़ा होगा, आप परेशान नहीं होगे। बच्चा शर्म से नहीं, टीचर बोल देता है एक लाइन में ये आपने 11th में पढ़ा होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? ये आपने 11th में पढ़ा होगा। और होता क्या है कि 11th में क्या आप कितना पढ़े ये आप ही को मालूम है। तो इसलिए इन चीजों को जरूर पढ़ लेना। वर्क एनर्जी पावर से आपको ये 3 टॉपिक्स ध्यान में रखना है, मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिव फील्ड और कंजर्वेटिव एनर्जी का कॉन्सेप्ट, और वर्क एनर्जी थ्योरम। ये वर्क एनर्जी
पावर चैप्टर से हो गया, ठीक है। इसके बाद एक और टॉपिक है, सॉरी, वर्क एनर्जी पावर से, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन। ये हालांकि हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ाते हैं और वर्क एनर्जी पावर में भी पढ़ाते हैं। ये एक फॉर्मूला है जो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, मतलब क्लास 12 के पार्ट 2 में यूज होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है रोटेशनल मैकेनिक्स का, जैसे रोटेशन हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया। इस चैप्टर से हम लोग टॉर्क और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है इसको पढ़ेंगे। टॉर्क का पैरामीटर क्या क्या होता है, किसी बॉडी पर अगर टॉर्क लगता है ना, तो टॉर्क के लगने से उस बॉडी में क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तुम जब क्लास 12 में आओगे ना, पूरा मोटिवेट होकर के आओगे, क्लास 12 में ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, रेगुलर क्लास करेंगे। एक दो क्लास में बेसिक थ्योरी पढ़ाते हैं टीचर्स, तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। दो तीन क्लास जैसे आगे बीतेगा, तुमको इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है ये पढ़ाया जाएगा, वो भी समझ में आएगा। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद एक टॉपिक बनेगा टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो बच्चा 11th पढ़ा हुआ है अच्छे से, उसके लिए वो भी अच्छे से जाता है। जो 11th नहीं पढ़ा हुआ है बोलेगा अरे मोरी मैया ही का देख लियो, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। वहां से उसका बंटाधार होना शुरू हो जाता है। तो अगर क्लास 11th के टॉर्क को नहीं जानते हो ना, तो क्लास 12th के चैप्टर 1 में टॉर्क ऑन ए डाइपोल भी नहीं जान पाओगे। रट लोगे वो अलग बात है, लेकिन जान नहीं पाओगे, सीख नहीं पाओगे, न्यूमेरिकल्स नहीं बना पाओगे। तो क्लास 12th के न्यूमेरिकल्स को कायदे से बनाने के लिए फॉर्मूला भर रट लेना काफी नहीं है। 11th के सिलेबस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। ये 24 कॉन्सेप्ट, ये 24 टॉपिक्स जो मैं बता रहा हूं, उसको 100% कर लेना। यकीन मानो 11th खराब भी है तो 12th बहुत अच्छा जाएगा, बहुत शानदार जाएगा। और अगर 11th के इन टॉपिक्स को करने के बाद 12th के फिजिक्स पर कमांड कर लेते हो, तो तुम्हारा सिलेक्शन फिजिक्स नहीं रोक पाएगा किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। भाई साहब, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 100% नहीं स्कोर करना पड़ता है सेलेक्ट होने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए। और अगर 12th के सिलेबस पे कमांड है 11th के इन बेसिक्स के साथ, तो 12th का 100% न्यूमेरिकल्स कर पाओगे, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो रोटेशन से आपको तीन चीजों के बारे में पढ़ना है। टॉर्क और फोर्स के बीच का एनालॉजी, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, दो तरह के मोशन होते हैं, एक फोर्स के कारण एक टॉर्क के कारण। इन चीजों के बारे में भी पढ़ लेना। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तीन चीजें, ये कहां से आ रही है मेरे प्यारे बच्चे? ये रोटेशन से आ रही है। ये तीन चीजें अगर मालूम रहेगी तो बहुत ही मजेदार तरीके से आपका 11th नहीं भी अच्छा है, बस इतना आता है तो 12th अच्छा कर लोगे। अभी मामला खत्म नहीं हुआ है, मैंने 24 टॉपिक के बारे में कहा था, ये तो अभी 17 ही हुआ है, तो 7 तो बाकी ही है। कौन कौन सा आओ देखते हैं। भाई टाइम वेस्ट नहीं करो, बिना टाइम वेस्ट के जल्दी जल्दी बता रहा हूं, एकदम अच्छे से सुनना और इसको क्लास नोट्स में मतलब कहीं पर भी लिख लेना और इन टॉपिक्स को पक्का कवर कर लेना, पक्का कवर कर लेना। आ जाओ बोर्ड पर। आगे जब तुम ग्रेविटेशन पर होगे ना, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ पर होगे। एक तो इसका यूज, दूसरा बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट, और तीसरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये तीन चीजें तुम्हें पढ़ने को मिलेगी ग्रेविटेशन में, और ये चीजों का, इन चीजों का यूज 12th के अलग अलग चैप्टर्स में है, तो इनको स्किप मत करना। अगर इनको छोड़ दिए हो तो 12th में रटाफिकेशन से पास करना पड़ेगा। और फिजिक्स इज ऑल अबाउट लर्निंग, पूरा सीखने का प्रोसेस है। मतलब ये नहीं कि तुम रट लिए काम हो गया, रट रट के काम नहीं चलता है फिजिक्स में। यहां चीजों को समझना पड़ता है और ऑर्गेनाइज्ड वे में समझना पड़ता है। तुम्हारा 11 अगर 11th खराब हो गया तो तुम्हारे सपने को मरने मत दो। तुमको ऐसा लगेगा कि 11th खराब हो गया यार, 11th तो बैकलॉग से परेशान है, 11th में सोचते रह गए कि ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। जब 10th खत्म हुआ होगा तुमने सोचा होगा 11th में ये होगा वो होगा, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ नहीं हुआ। और अभी तुम्हारा दिमाग खेल रहा होगा। बहुत सारे बच्चे 11th चौपट करके 12th शुरू कर लिए, उनको ऐसा लग रहा है कि 12th में स्टार्टिंग से ये करेंगे, 7 बजे उठेंगे, 8 बजे ये कोचिंग, 9 बजे ये कोचिंग, 10 बजे ऐसा होगा, 11 बजे ऐसा होगा। कुछ नहीं होगा। शुरुआत में जोश जोश में पढ़ने के लिए जाओगे, लेकिन जैसे ही कुछ दिन पढ़ोगे ना, तो चूंकि तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, फाउंडेशन वीक है, तो तुमको समझना आना बंद हो जाएगा। स्टार्टिंग में चैप्टर्स जब स्टार्ट होंगे तो टीचर्स बेसिक चीजें पढ़ाएंगे, बेसिक चीज समझने बहुत मजा आएगा, लेकिन चूंकि हमारा फाउंडेशन हिला हुआ है तो हमको वहां समझने में दिक्कत होगी। तो देखो, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर तुम्हारा 11th खराब है तो 11th के उन सेलेक्टिव टॉपिक को बढ़िया कर लो जो 12th में काम आते हैं। नहीं कर पाओगे तो दिक्कत होगा ही होगा। उस पर कमांड करो, मेहनत करो, आप बच नहीं सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो? तो आप कितना भी टाइम टेबल बना लो, एक चीज ध्यान रख लेना, कोई अगर बिल्डिंग बना रहे हो ना, कोई मकान बनता है ना, तो मकान जब बनता है तो अधिक समय दिया जाता है मकान के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने में। अगर मकान का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है ना और मकान हम खड़ा कर लिए, तो प्लास्टर नहीं भी रहेगा तो इत्मीनान से वहां पे सुकून से सो सकते हैं।
लेकिन मकान के नीचे फाउंडेशन में हम लोग रॉड के जगह पर बांस की बत्ती पर फाउंडेशन बना दिए हैं और ऊपर खूब प्लास्टर करवा रहे हैं, खूब रंग टिप करवा रहे हैं। एकदम डर लगता रहेगा कब धंस जाएगा, कब गिर जाएगा, एक भूकंप आएगा, सब कहानी खत्म। तो ऐसे ही 11th को हवाई तरीके से उड़ा करके 12th अगर पढ़ लोगे तो हमेशा ये डर बना हुआ रहेगा। तो ध्यान रखना कि 11th अगर खराब हो भी गया है तो सारे सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, सारे सब्जेक्ट में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स को तुम अगर अच्छा कर लेते हो तो तुम्हारा 12th 100% अच्छा होगा। और सिर्फ 12th ही क्यों, 12th के साथ साथ जेई भी अच्छा होगा, नीट भी अच्छा होगा। ठीक है, तो देख लो लास्टली कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमें श्योर और श्योर कर लेना है। तो ग्रेविटेशन चैप्टर से ये 3 टॉपिक्स देख लेने हैं। अगर वेव्स की बात करोगे तो वेव्स में वेव्स के कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेव नंबर क्या होता है, फेज क्या होता है, ये तमाम बेसिक्स। उसके बाद इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, दो वेव्स का मिलन कैसे होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। वेव्स पढ़ना। क्लास 12th में वेव से जुड़े हुए 3 चैप्टर्स हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक वेव ऑप्टिक्स, एक डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का भी कुछ वेव पार्ट है। इसके अलावा क्लास 11th में जो वेव्स हम लोग पढ़ते हैं या क्लास 11th में जो हम लोग ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं ना, इसका यूज क्लास 12th के अल्टरनेटिंग करंट में भी है। ध्यान रखना इस चीज को। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझना है कि आपको वेव चैप्टर से ये तमाम चीजें आनी चाहिए ताकि आप क्लास 11 के कॉन्सेप्ट को बड़े ही स्मूथली डील कर सको। ठीक है, और एसएचएम का ये 2 कॉन्सेप्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, जो क्लास 12th में अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर को समझने के लिए जरूरी है। तो ये थे 11th के वो 24 टॉपिक्स जो 12th फिजिक्स को पढ़ने से पहले जरूर पढ़ लेना चाहिए। ऐसे कुछ टॉपिक्स केमिस्ट्री में भी होंगे, ऐसे कुछ टॉपिक्स बायोलॉजी में भी होंगे, ऐसे कुछ टॉपिक्स मैथ्स में भी होंगे। तो उन टॉपिक्स को जरूर कवर करो, तभी अपने 12th को स्टार्ट करो। 10 दिन लेट 12th स्टार्ट हो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ये टॉपिक्स नहीं आते हैं तो बड़ा दिक्कत होगा। ध्यान रखना 11th अगर खराब हो गया है तो 12th शुरू करते वक्त टाइम टेबल क्या होना चाहिए, स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो लेकर के जरूर आऊंगा आपके बीच। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा और आगे आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, ये आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपके लिए और भी नए नए कंटेंट बन के आते रहेंगे। आप कमेंट करके बताइएगा आपको किस कंटेंट पर वीडियो चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक 11th से 12th मूव कर रहे स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचाने का काम करिएगा। हालांकि 2 फरवरी यानी 2 फरवरी 2024 से 10 से 11 में हम लोग 12th का एक ऐसा बैच स्टार्ट कर रहे हैं मैक्स फिजिक्स के ऑफलाइन सेंटर पर, जिस बैच में 12th को स्टार्ट करने से पहले हम 11th के उन तमाम बेसिक्स को पढ़ाएंगे जो 12th में काम आते हैं। जिस बैच की टाइमिंग 10 से 11 है और जिसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। उस बैच में हालांकि अब एडमिशन बंद हो चुका है, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस दिन उस बैच में रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है। अब उसमें एडमिशन नहीं हो पाएगा, लेकिन आगे और भी कुछ बैचेज हैं जो मार्च के महीने में स्टार्ट होंगे, तो उन बैचेज के लिए अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करवा लें जो लोग ऑफलाइन क्लासरूम में पढ़ना चाहते हैं। आज के लेक्चर को यही खत्म करता हूं। बहुत बहुत मोहब्बत, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।